हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। और लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, क्या डेफिनेशन होती है स्पेक्ट्रम की। क्या बताया था मैंने तुम्हें? स्पेक्ट्रम मतलब होता है किसी भी चीज़ की वेराइटी। अब यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर रहे हैं। तो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, जितनी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जिस्ट करती हैं, वो सब मिलजुल कर बनाएंगे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बिना टाइम वेस्ट करे हेडिंग डालो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और देखते हैं कौन कौन सी वो वेव है जो हमारा मिलके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बना रही है। और इस टॉपिक के नोट्स तुम बना लेना, क्योंकि थियोरेटिकल टॉपिक है, प्रॉपर्टीज वर्क प्रॉपर्टीज हम खेलेंगे, तो वो सब तो रटना ही पड़ेगा ना, याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। तो जैसे हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम में प्रोमिनेंटली 7 कलर थे विबग्योर, वैसे ही यहाँ 7 तरीके की वेव्स है। कौन कौन सी है वो? पहली तो हमारी गामा वेव्स, गामा रेडिएशन, फिर हमारी एक्स रेज, फिर हमारी यूवी रेज, फिर हमारी विजिबल लाइट, ठीक है, फिर हमारी इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। अब देखो, जैसे हम विजिबल स्पेक्ट्रम में कलर्स को डिवाइड कर रहे थे, बेसिक डिवीजन जो हम कलर का कर रहे थे उनके वेवलेंथ के बेसिस पे कर रहे थे, वैसे ही हम यहाँ भी अलग अलग वेव्स को उनके वेवलेंथ के हिसाब से, वेवलेंथ के ऑर्डर से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे गामा रेज का वेवलेंथ होता है 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग से कम, ठीक है। और एक आर्मस्ट्रॉन्ग कितना होता है? 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर, या 1 मीटर होता है हमारा 10 टू द पावर -10 आर्मस्ट्रॉन्ग। चलो, ये तो हमारा बेसिक कन्वर्जन रूल हो गया आर्मस्ट्रॉन्ग और मीटर में, ठीक है। अब गामा रेडिएशन की वेवलेंथ 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग से कम होगी। एक्स रेज की कितनी होगी? 0.1 से लेके 100 आर्मस्ट्रॉन्ग तक। यूवी रेज की कितनी होगी? 100 से लेके 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग तक। विजिबल की कितनी होती है? तुमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में, कितनी होती है? 4000 से 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग तक। इंफ्रारेड की 8000 टू 10 टू द पावर 7 आर्मस्ट्रॉन्ग। माइक्रोवेव की 10 टू द पावर 7 टू 10 टू द पावर 10 आर्मस्ट्रॉन्ग। और रेडियो वेव्स की ग्रेटर देन 10 टू द पावर 10 आर्मस्ट्रॉन्ग, या इसी को हम 1 मीटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इनका वेवलेंथ की कितनी कितनी वेवलेंथ किस किस वेव्स की होगी, ठीक है। और इसी के बेसिस में हम इन सब को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। अब इन सब में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? कि ये सारी वेव्स स्पीड ऑफ लाइट, जितनी लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में, उसी स्पीड से चलते हैं वैक्यूम में, ठीक है। बाकी अलग अलग मीडियम में तो स्पीड डिफरेंट हो ही जाती है, बट वैक्यूम में सबकी स्पीड सेम होती है, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। सो ऑल वेव्स ट्रेवल विथ स्पीड इक्वल टू, लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम, ठीक है। चलो, स्पीड तो सबकी सेम रहेगी। क्या एनर्जी रहेगी सबकी सेम? गामा रेडिएशन से लेके रेडियो वेव्स, क्या सबकी एनर्जी सेम रहती है? नहीं, सबकी एनर्जी डिफरेंट होती है। और डिफरेंट भी कैसे होती है? जब हम गामा रेज से रेडियो वेव्स की तरफ जाते हैं, तो हमारी एनर्जी कम होती रहती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? गामा रेडिएशन की मैक्सिमम एनर्जी है और हमारी रेडियो वेव्स की लीस्ट एनर्जी, ठीक है। अब ये तो तुम्हें पता चल गया कि कितने तरीके की वेव्स होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, उनकी वेवलेंथ क्या क्या होती है, स्पीड क्या होती है, एनर्जी कैसे कैसे उनमें कम ज्यादा होती है, ठीक है। बट अब तुम इन्हें याद कैसे रखोगे? गामा रेस से लेके रेडियो वेव्स तक ऑर्डर याद कैसे रखोगे? इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, और ये ट्रिक मैंने तब बनाई थी जब मेरे एग्जाम्स आ रहे थे, ठीक है, 10th के। और उस टाइम पे एक गेम आया था, तुम खेलते होंगे शायद उसे, उस टाइम पे उसे पबजी बोलते थे, आजकल उसे बीजीएमआई बोलते हैं, ठीक है। अब बीजीएमआई में या पबजी में उस टाइम पे कार थी, दैट वाज मिराडो।
अब मैंने यहाँ पे मिराडो को कार नहीं लिया है, आई टुक इट एज अ प्लेस, कि एक मिराडो नाम की जगह है, मिराडो नाम की एक सिटी है, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, मिराडो नाम की एक जगह है, मिराडो, चलो ठीक है। वहां एक गाड़ी है, एक एक्सयूवी है, ठीक है। उस मिराडो नाम की सिटी में क्या है, एक एक्सयूवी है, एक्सयूवी इन मिराडो। और उस एक्सयूवी जो है उसका नाम क्या है, महिंद्रा नाम नहीं है उसका, उसका नाम है गामा। गामा कंपनी की एक्सयूवी मिराडो में है। तो ये पूरा क्या बन गया, गामा एक्सयूवी इन मिराडो। गामा कंपनी की एक्सयूवी का है, मिराडो में खड़ी है, पार्क करके चली है कोई वहां। अब इसको एक्सपेंड कैसे करोगे, देखो गामा से तो गामा रेडिएशन हमारी आई गई, एक्स से हमारी एक्स रेज, यू से हमारी अल्ट्रावायलेट रेज, वी से हमारी विजिबल लाइट, इन से हमारी इंफ्रारेड, एम आई से हमारी माइक्रोवेव, और राडो से हमारी रेडियो वेव, रेडियो वेव। एज सिंपल एज दैट, तुम इसे इतने में ही याद कर सकते हो बस। यहां से यहां जाओगे, हमारे वेवलेंथ बढ़ता रहेगा और एनर्जी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। तो चलो इसे नोट करो, फिर हम गामा रेडिएशंस के बारे में पढ़ते हैं कि वो होती क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैसे प्रोड्यूस करते हैं उन्हें। चलो मैं मिटा रहा हूं। चलो अब सब टॉपिक डालो अपना, गामा रेडिएशन, गामा रेडिएशन। अब देखो, जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसके बाय प्रोडक्ट में गामा रेडिएशन निकलती ही निकलती है। तो गामा रेडिएशन प्रोड्यूस कैसे होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन से, न्यूक्लियर रिएक्शन से, चाहे वो अल्फा हो या बीटा पार्टिकल हमारे रिएक्ट करके निकल रहे हों, गामा रेडिएशन उसका बाय प्रोडक्ट हमेशा निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। सो ये न्यूक्लियर रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट होता है। हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे होती है, कुछ एक एलिमेंट होगा, एलिमेंट 1 प्लस कुछ कोई पार्टिकल होगा, पार्टिकल 1, उससे हमें पार्टिकल 2 मिल रहा होगा, प्लस गामा रेडिएशन, ठीक है। एलिमेंट 2 प्लस गामा रेडिएशन ऐसे निकल रहा होगा उसमें से, E2 प्लस गामा रेडिएशन, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, मतलब ये ऐसा सिंटेक्स मान लो गामा रेडिएशन का। तो चलो अब गामा रेडिएशन के बारे में देखते हैं, कैसे बनती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, और हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं उसे। सो हेडिंग डालो अपनी सब टॉपिक, गामा रेडिएशन। अब देखो, गामा रेडिएशन हमारे न्यूक्लियर रिएक्शंस में बनती है, चाहे न्यूक्लियर फिशन हो रहा हो या न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा हो, उसका बाय प्रोडक्ट में गामा रेडिएशन निकलती ही निकलती है। सो गामा रेडिएशन आर प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर फिनोमिनास। तो चलो देखते हैं अब गामा रेडिएशंस क्या होते हैं, ठीक है। हेडिंग डालो गामा रेडिएशन, इसके नोट जरूर बनाओ यार, बिना नोट्स के नहीं होगा। सो चलो
अब डालो हेडिंग गामा रेडिएशन, गामा रेडिएशन। अब और इसके नोट जरूर बनाओ, बिना इसके नोट्स बनाए तुम्हें कुछ चीज याद नहीं होगी, तुम्हें कुछ चीज समझ में नहीं आएगी, फालतू में वीडियो देख लो, ठीक है? वीडियो में मत देखो अगर नोट्स नहीं बनाने तो। चलो, अब पहली बात तो क्या, गामा रेडिएशन सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होती है पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, ठीक है? तो गामा रेडिएशन क्या होती है? मोस्ट एनर्जेटिक, मोस्ट एनर्जेटिक इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जैसे एक बच्चा होता है ना हर क्लास में जिसमें बहुत एनर्जी होती है, बातों नहीं एक नंबर का, बोलते रहता है थकता नहीं है, वही गामा रेडिएशन है। बहुत ही ज्यादा बोलती हैं, ठीक है? बोलती क्या है? सबसे ज्यादा एनर्जी है इनमें। अब इन्हें प्रोड्यूस कैसे करते हैं? दीज आर प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं, वो न्यूक्लियर फिशन या न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं, तो उसके साथ साथ हमारी गामा रेडिएशंस भी निकलती है, ठीक है? चलो, अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रॉपर्टीज, ये फ्लोरोसेंस करती हैं, फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस करती है। फ्लोरोसेंस क्या होता है? देखो, रेस को किसी एक स्पेसिफिक फ्लोरोसेंट मटेरियल से टकराया जाता है, अगर उसमें लाइट जलती है, मतलब लाइट निकलती है अगर उस सब्सटेंस से, तो हम बोलते हैं कि हाँ फ्लोरोसेंस हो रहा है, ठीक है? सो गामा रेडिएशन क्या होती है? हमारी फ्लोरोसेंस शो करती है। गामा रेडिएशन, गामा रेडिएशन शोज फ्लोरोसेंस, ठीक है? चलो, फ्लोरोसेंस करती है, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई इनकी। और क्या? ये बहुत ही ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर रखती है, मतलब बहुत मोटी मोटी मेटल की अगर शीट्स भी रखी होंगी ना तुम पे, तभी भी वो पेनिट्रेट करके अंदर से जाएगी। तभी बोलते हैं कि न्यूक्लियर जब वॉर होगी तो लोगों ने बंकर्स बना रखे हैं अपने, अंडरग्राउंड बंकर्स, ताकि वो न्यूक्लियर रेडिएशन से बच पाए। जैसे तुम्हारा नॉर्मल घर है, उसमें 9 इंच की दीवार है, ठीक है? अब चाहे उस तुम 9 इंच की दीवार को 5 मीटर 10 मीटर का मेटल शीट भी लगा लो ना तुम अपने घर की चारों तरफ, फिर भी गामा रेडिएशंस तुम्हारे पास तक, तुम्हारे घर के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाएगी और तुम नहीं बच पाओगे। इसलिए बोलते हैं कि कभी वर्ल्ड वॉर थर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारी कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेंगे, उनके प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, बड़े बड़े नेता तो अपने बंकर्स में घुस जाएंगे जहाँ रेडिएशन नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है? बट नॉर्मल पीपल, तुम, मैं, हम लोग जैसे हैं, हमारा कुछ नहीं बचेगा भाई, सब कुछ उड़ जाएगा, तुम्हें चारों तरफ लाशें उड़ती हुई दिखेंगी, ठीक है? सो गामा रेडिएशन क्या होता है? गामा रेडिएशन क्या होता है? इनके पास पेनिट्रेटिंग पावर बहुत होती है, ठीक है? हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर कितनी हाई? 10 मीटर की मेटल शीट को भी पार कर लेते हैं वो, 10 मीटर की मेटल शीट को भी वो आराम से पार कर पाते हैं, इतनी ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है। और इसी वजह से अगर हम गामा रेडिएशंस के पास चले गए थोड़ी देर के लिए भी, तो हमारे सारे सेल्स, सब कुछ हमारा गला गुला के छोड़ेगी, हमें वेपोरेट कर देगी, हम ऐसे निकलेंगे, भाप की तरह उड़ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कभी गामा रेडिएशन की चपेट में आ मत जाना। बट हम इसे यूज करते हैं बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में, बहुत ही छोटे अमाउंट में, लाइक ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा रेडिएशन से तुम्हें करवा दिया। देखो, इसको हम बहुत कंट्रोल्ड मैनर में यूज करते हैं और एक बहुत ही डेंजरस डिजीज को क्योर करने में यूज करते हैं, दैट इज कैंसर। अब कैंसर सेल्स को हमारी बॉडी से हटाने के लिए, उन्हें जड़ से खत्म करने के लिए, उन्हें मारने के लिए हम यूज करते हैं गामा रेडिएशन को। बहुत ही कम डोज ऑफ रेडिएशन, गामा रेडिएशन से हम क्या करते हैं, कैंसर सेल्स को हमेशा हमेशा के लिए मार देते हैं, खत्म कर देते हैं अपनी बॉडी के सेल्स को, ठीक है? इसको हम यूज करते हैं टू किल कैंसर सेल्स, ठीक है? यहां ये काम आता है और गामा रेडिएशन के लिए इतना ही काफी है। एक और पॉइंट या तो तुम्हें लिखना है तो लिख लो, वेवलेंथ होती है इसकी 0.1 से कम, 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग से कम। और पॉइंट लिखना है तो ये लिख लो, ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है, ठीक है? यानी को ट्रैवल विथ ये जो वेवलेंथ वाला पॉइंट मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया है, और ट्रैवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट, ये तुम हर जगह, हर रेडिएशन के लिए, हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जितने भी वेव्स है सब में लिख सकते हैं, क्योंकि सबके लिए कॉमन प्रॉपर्टी है।
ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें बार बार ये ना बताऊं तो तुम बुरा मत मानना, तुम इसे अपने एग्जाम में आंसर लंबा करने के लिए लिख सकते हो। चलो अब बात करते हैं हम अपनी गामा के बाद कौन सी थी, गामा एक्स यूवी, एक्स रेज। अब बात करते हैं एक्स रेज के बारे में, ठीक है। अब देखो एक्स रेज क्या होती है। एक्स रेज हमारी गामा रेडिएशंस के बाद सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होती हैं, ठीक है। और ये भी गामा रेस की तरह पेनिट्रेशन पावर रखती हैं, गामा रेस से कम बट काफी ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर रखती हैं, ठीक है। इतनी कि हमारी स्किन्स को पेनिट्रेट कर जाती है बट हमारी जो बोन्स हैं उनको पेनिट्रेट नहीं कर पाती। इसी वजह से हम इसे यूज करते हैं फॉर एक्सरे, ठीक है। एक्सरे निकालने के लिए हम यूज करते हैं ना अपनी एक्सरेज को। बोलता है ना डॉक्टर, जाओ पाँव टूट गया एक्सरे करा के लाओ, पता चल जाता है कि हड्डी का स्ट्रक्चर क्या है तुम्हारा, क्योंकि मांस से तो मसल से तो पार कर जाती है हमारी एक्सरेज, बट हड्डियों में जाके जब वो टकराती है तो हड्डियों की इमेज बन जाती है, ठीक है। चलो तो एक्सरे की पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है, पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है। कितनी है कि ये पेनिट्रेट करती है थ्रू स्किन एंड मसल्स but not bones, and that's why they are used to detect fractures in bones, ठीक है। चलो ये तो हो गई इनकी पेनिट्रेशन पावर कितनी होती है और ये कहाँ यूज होती है, और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है इनकी। ये भी फ्लोरोसेंस करते हैं, कॉज फ्लोरोसेंस कुछ कुछ मटेरियल्स पे, सब पे नहीं करते, कुछ कुछ पे ये भी फ्लोरोसेंस करते हैं, जैसे कि हमारा जिंक सल्फाइड पे फ्लोरोसेंस करते हैं, गामा रेडिएशंस भी उस पे फ्लोरोसेंस करते हैं, ठीक है। दोनों करते हैं जिंक सल्फाइड में। चलो और क्या बात कर सकते हैं एक्स रेज के बारे में। ये फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करते हैं, इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है। फोटोग्राफिक प्लेट या फोटोग्राफिक स्क्रीन। अब फोटोग्राफिक प्लेट या फोटोग्राफिक स्क्रीन क्या होती है, तुमने देखा होगा पुराने जमानों में जब तुम्हारी बचपन की फोटोज रही होंगी, वो ना रील में आती थी, अंदर एक ऐसी रील खुलती है। अभी आजकल एस्थेटिक वाले वो भी बना रहे हैं, एस्थेटिक फोटोज चाहिए तुम्हें तो जाओ, तुम्हें रील के अंदर फोटो मिलेगी, वो अब ट्रेंड में आ रहा था, रील्स में आता है, वायरल होता है। पर पुराने जमानों में हमारी सिर्फ यही चलती थी, ऐसी स्क्रीन होती थी फोटोग्राफिक स्क्रीन, ऐसे से निकालते थे और अंदर ना काला काला कलर की और ऐसे शैडो वाइट ऐसे ऐसे करके ना फोटोज बनी रहती थी, ऐसे धूप में देखना पड़ता था उन्हें। तो वो जिस तरीके की फोटोज होती हैं उसी फोटो को या उसी टाइप को हम क्या बोलते हैं, हमारे फोटोग्राफिक स्क्रीन, प्लेट या स्क्रीन कुछ भी लिख लो, ठीक है। फोटोग्राफिक स्क्रीन, तो फोटोग्राफिक स्क्रीन को भी इफेक्ट करते हैं, मतलब उसमें स्पॉट्स ला सकते हैं। चलो अब एक पॉइंट जो एक्स रेज और गामा रेज में है कॉमन, दैट इज दे डोंट फॉलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। गामा रेज क्या करती है, डू नॉट फॉलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्यों ये दोनों फॉलो क्यों नहीं करती, बताओ, किसी को पता है इसका आंसर कि ये दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को फॉलो क्यों नहीं करते। बाबू ये इसलिए नहीं करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन को फॉलो, क्योंकि ये किसी भी ऑब्जेक्ट से पेनिट्रेट कर जाते हैं मोस्टली, ठीक है। कांच से रिफ्लेक्ट कराओगे, गामा रेडिएशन कांच के आर पार हो जाती है, एक्स रेज भी मोस्टली हो जाती है। अब तुम्हें रिफ्लेक्ट कराना है, ग्लास स्लैब से कराना है, ग्लास स्लैब को पेनिट्रेट कर जाएगी गामा रेज, एक्स रेज भी कर जाएगी। इसलिए ये दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को फॉलो नहीं कर पाते, ठीक है। बाकी सारी रेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को फॉलो करती है क्योंकि उनकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा नहीं होती, ठीक है। चलो अब गामा रेज हो गया, एक्स रेज हो गया, अब हमारी बात आएगी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की। चलो
चलो अब देखते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। चलो पहले तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बनती किससे है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे इलेक्ट्रिकल स्पार्क जो होता है, तुमने देखा होगा कभी कि घर में ऐसे स्पार्क हो गया, उससे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस निकलती हैं। और मरकरी लैंप बल्ब से, ठीक है, मरकरी लैंप से भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती है। तो चलो अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के बारे में बात करते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहाँ से होते हैं, हमारे जो इलेक्ट्रिकल स्पार्क होते हैं उससे हमारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस निकलती है। इलेक्ट्रिकल स्पार्क तुमने देखा ही होगा ना, जो ऐसे एकदम से स्पार्क आता है, लाइट निकलती है बिजली की, जब दो तारे ऐसे आपस में चिपकाते हैं हम, है ना। चिपकाते तो नहीं है, जानबूझ के गलती से हो जाता है। और क्या होता है, मरकरी वेपर लैंप, मरकरी वेपर का एक लैंप होता है, उससे भी हमारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस निकलती हैं। उसी को हम यूवी लैंप पे बोलते हैं। वही यूज़ करते हैं हम अपनी स्टेरिलाइजेशन में, चीज़ों को साफ सूफ करने में, ठीक है। यूवी रेडिएशन डालते हैं ना हम चीज़ों को साफ करने में। चलो अब बात करते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के बारे में। अल्ट्रा चलो अब बात करते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के बारे में। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बनते कैसे हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे प्रोड्यूस होते हैं बाय इलेक्ट्रिकल स्पार्क से, जो जब दो तारे आपस में टच हो जाती हैं और जो लाइट निकलती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल स्पार्क, और उसी में हमारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी बनती हैं, ठीक है। एक तो वो हो गया। दूसरा हमारा एक मर्करी वेपर का लैंप होता है, उसी को हम अपना यूवी लैंप भी बोलते हैं, उससे भी हमारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस निकलती हैं। तीसरा, सूरज से निकलती है क्या, हाँ ऑब्वियसली सन से भी निकलती है ना, तभी तो जितनी सनस्क्रीन के ऐड होता है उसमें बोलते हैं कि तुम्हें हार्मफुल यूवी रेस से बचाएं, हैं। सो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारी तीन चीजों से निकल सकती है। एक हमारी मर्करी वेपर लैंप, हमारी इलेक्ट्रिकल स्पार्क एंड सन। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का प्रोडक्शन किससे होता है, एक इलेक्ट्रिकल स्पार्क से, इलेक्ट्रिकल स्पार्क, मर्करी वेपर लैंप और सन से भी होता है। चलो ये तो बात हो गई है प्रोड्यूस कैसे होती है। अब इनकी प्रॉपर्टीज देखो। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी फ्लोरोसेंट होती है, ये भी फ्लोरोसेंस करती है, मतलब चलो अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पहले देखते हैं बनती किससे है, इनका प्रोडक्शन कैसे होता है। तो अल्ट्रावायलेट रेज हमारी तीन तरीके से बन सकती है मेजरली, जो हमारे सिलेबस में है। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिकल स्पार्क। इलेक्ट्रिकल स्पार्क क्या होता है, जब दो तारे आपस में टकरा जाती हैं तो लाइट निकलती है ना वहां से, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल स्पार्क, और उस लाइट के साथ साथ वहां से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी निकलती है। दूसरा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मर्करी वेपर लैंप। मर्करी वेपर का एक लैंप होता है, उससे हमारी यूवी रेज निकलती है। और तीसरा, हमारी सन से भी निकलती है, सूरज से आती है ना अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। हम देखते हैं ना कि सनस्क्रीन के ऐड में बोलते हैं वो कि अपनी स्किन को हार्मफुल यूवी रेज से बचाएं। क्यों, क्योंकि सन से यूवी रेज भी आ रही है, तभी तो बचाओगे यूवी रेज से अपनी स्किन को सनस्क्रीन लगा के। तो प्रोड्यूस होती है एक तो हमारे इलेक्ट्रिकल स्पार्क से, इलेक्ट्रिकल स्पार्क। दूसरा मरकरी वेपर लैंप, मरकरी वेपर
लैम्प, तीसरा हमारे सन से। चलो ये तो हो गया इनका प्रोडक्शन। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रॉपर्टीज होती है इनकी वही जो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। पहला तो ये फ्लोरोसेंस करती हैं, ठीक है, फ्लोरोसेंस करती है मतलब जब एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से अल्ट्रावायलेट रेस टकराएंगी तो वहां से लाइट निकलेगी, ठीक है। चलो फ्लोरोसेंस करती है। ये फोटोग्राफिक प्लेट को भी इफेक्ट करती हैं, ठीक है। फोटोग्राफिक प्लेट मैंने बताया था तुम्हें, फोटोग्राफिक स्क्रीन अभी बताई थी मैंने तुम्हें, जो पुराने जमाने की रील होती है उनमें भी ये लाइट पड़ती है तो उसमें कलर अपना दिखा देती है, ठीक है। चलो 2 पॉइंट हो गए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करती है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो करती है, स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, स्ट्रेट लाइट पे चलती है मतलब लाइट की जो लाइट के फिनोमिना होते हैं वो सारे ये करती हैं। जैसे कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ओबेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड से चलती है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। फ्लोरोसेंस शो करती है जिंक सल्फाइड स्क्रीन में, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। और क्या करती है ये? फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करती है, इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। चलो ये तो इसकी प्रॉपर्टीज हो गई, बेसिक प्रॉपर्टीज। अब इनका यूज कहाँ करते हैं? देखो यूवी रेडिएशन को या यूवी रेस को हम किसी भी चीज को जर्म फ्री करने के लिए यूज करते हैं। जैसे सर्जिकल जो हमारे होते हैं या इंस्ट्रूमेंट्स, उन सबको साफ करने के लिए हम यूवी रेस का यूज करते हैं। और एग की, घी की या फिर प्रेशियस जेम की प्योरिटी को हम पता करने के लिए भी यूवी रेडिएशन का यूज करते हैं। तो ये यूज कहाँ होगी? स्टेरिलाइजिंग मेडिकल या बोल सकते हैं हम सर्जिकल इक्विपमेंट्स को स्टेरिलाइज करने में मदद करते हैं। स्टेरिलाइज मतलब वही साफ करना। चलो, और डिटेक्ट प्योरिटी ऑफ घी एग एंड जेम्स, प्रीशियस जेमस्टोन्स। चलो इन चीजों में तो ये हेल्प करता है क्या? हमारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। चलो इसे नोट करो, अब मैं इसे मिटा रहा हूँ और हम बात करेंगे विजिबल लाइट के बारे में। और विजिबल लाइट के बारे में बात क्या करनी है तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। देखो विजिबल लाइट वो होती है जो लाइट हमें आंखों से दिख पाती है, ठीक है। और विजिबल लाइट से को पढ़ने से पहले इसका एक पॉइंट और प्लीज सॉरी मिस हो गया था, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का स्पेक्ट्रम किससे मिलता है हमें? स्पेक्ट्रम हमें मिलता है बाय क्वार्ट्ज प्रिज्म। अब क्वार्ट्ज प्रिज्म से इसलिए मिलता है क्योंकि जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है वो ग्लास में अब्सॉर्ब हो जाती है। तो ग्लास तो उनका स्पेक्ट्रम बना नहीं पाएगा। स्पेक्ट्रम कैसे बन रहा था? प्रिज्म से। जब लाइट रिफ्रैक्ट होकर जा रही थी, अब ग्लास में तो ये लाइट अब्सॉर्ब ही हो जा रही है ना। सो क्वार्ट्ज के प्रिज्म में क्या करते हैं? इसको रिफ्रैक्ट कराते हैं और इसका हमें स्पेक्ट्रम मिलता है क्वार्ट्ज प्रिज्म से, ठीक है। अब नीचे लिख भी लो क्वार्ट्ज प्रिज्म क्यों मिलता है? बिकॉज इट इज एब्सॉर्ब्ड बाय ग्लास। चलो अब बात करते हैं विजिबल लाइट की। तो विजिबल लाइट तुम्हें पता है, विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम में मेनली 7 कलर होते हैं। स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो करती है, ठीक है। स्पेक्ट्रम में 7 कलर होते हैं, विबग्योर। और वेवलेंथ उसकी होती है 4000 से लेकर 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग के बीच में। इतना ही, यही सब विजिबल लाइट तुम्हें पता है, लास्ट वीडियो में पढ़ा है। और अगर नहीं पढ़ा तो लास्ट वीडियो देख लो, सिर्फ 8 मिनट की है, ज्यादा लंबी नहीं है। चलो अब गामा हो गई, एक्स रेस हो गई, यूवी हो गई, विजिबल हो गई। अब बात है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव की, वो भी हम करते हैं। चलो मैं इसे मिटाता हूँ।
चलो अब बात करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन की। इंफ्रारेड रेडिएशन की, इंफ्रारेड रेडिएशन। अब इंफ्रारेड रेडिएशन कैसे बनती है? इंफ्रारेड रेडिएशन बनती है रेड हॉट ऑब्जेक्ट से, चाहे वो आयरन हो, ग्लास को तुम बहुत गर्म कर दो कि वो लाल हो जाए, हमारा सूरज हो जाए, ये जितनी भी रेड हॉट बॉडीज होती हैं वो हमारी इंफ्रारेड रेडिएशंस इमिट करती है। सो ये प्रोड्यूस किससे होती है? प्रोड्यूस्ड बाय रेड हॉट बॉडीज। अब रेड हॉट बॉडीज से प्रोड्यूस हो रही है, गर्मी से बन रही है, तो इनको डिटेक्ट भी किससे करते हैं? हीटिंग इफेक्ट से। हीटिंग इफेक्ट से। अब हीटिंग इफेक्ट से कैसे करेंगे? देखो एक थर्मामीटर लेंगे, थर्मामीटर, उसका बल्ब को हम ब्लैक कलर कर देंगे, ठीक है। अब ब्लैक कलर क्यों करेंगे? क्योंकि ब्लैक ही एक ऐसा कलर है जो सारी तरीके की रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता। अगर कोई और कलर की हम यूज कर लेंगे तो क्या पता वो हमारी इंफ्रारेड रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर दे, ठीक है, और गर्म ना हो। तो हम ब्लैक यूज करते हैं क्योंकि वो सारी चीजों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और सही से अपना टेम्परेचर बढ़ा लेगा, ठीक है। चलो अब हमारे विजिबल कैसा था बताओ? विबग्योर था ना, वॉयलेट से शुरू होकर रेड तक जा रहा था, इसके बाद हमारी इंफ्रारेड आ रही थी, इंफ्रारेड। अब देखो जब हम अपने थर्मामीटर को वॉयलेट से रेड तक लेके गए तो हमारा टेम्परेचर स्लोली बढ़ा। अब जैसे ही रेड से इंफ्रारेड में जाते हैं तो टेम्परेचर हमारा बहुत रैपिडली बढ़ता है, और इसी तरीके से हम पता लगा लेते हैं कि इंफ्रारेड रेडिएशन आगे है या नहीं है। चलो ये तो बात हो गई इंफ्रारेड रेडिएशन की डिटेक्शन की, कि थर्मामीटर से हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी इनकी? एक कॉमन प्रॉपर्टी है, वो तुम खुद लिख लेना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करती है, स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूं। पहली प्रॉपर्टी है कि जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती है दे आर लेस स्कैटर्ड बाय आवर एनवायरनमेंट। एटमॉस्फेयर में वो स्कैटर कम होती हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन की प्रॉपर्टी क्या है? यार लेस स्कैटर्ड बाय एनवायरनमेंट, या एटमॉस्फेयर लिख लो। एटमॉस्फेयर से ये कम स्कैटर होती है, इसीलिए इन्हें हमारी फोटोग्राफी में यूज होती है, फोटोग्राफी में यूज करते हैं रात को, क्योंकि ये स्कैटर कम होते हैं तो ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर पाती हैं। और प्रॉपर्टीज क्या है इनकी? कि इंफ्रारेड रेडिएशन भी हमारे ग्लास से एब्जॉर्ब हो जाती हैं। इनका स्पेक्ट्रम जानने के लिए, इनका स्पेक्ट्रम निकालने के लिए हमें रॉक सॉल्ट प्रिज्म का यूज करना पड़ता है। सो फॉर स्पेक्ट्रम रॉक सॉल्ट प्रिज्म इज यूज्ड। चलो स्पेक्ट्रम निकालने के लिए हमारा रॉक सॉल्ट प्रिज्म का यूज करा जाता है। और इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज किस में होता है? फोटोग्राफी में होता है, लाइट फोटोग्राफी की जो लाइट्स होती है उनमें होता है। और एक और यूज होता है, यूज एक और होता है इनका फॉर टीवी रिमोट में भी हम इंफ्रारेड रेडिएशंस का यूज करते हैं। चलो अब ये बहुत है इंफ्रारेड रेडिएशंस के बारे में। अब हम बात करेंगे माइक्रोवेव की, फिर रेडियो वेव की, वो तो फटाफट हो जाएगा। चलो अब माइक्रोवेव रेडियो वेव तो एक ही स्क्रीन में हो जाएगा हमारा। माइक्रोवेव और रेडियो वेव, इनकी वेवलेंथ कितनी होती थी भाई माइक्रोवेव की? बताओ। 10⁻⁷ से 1 मीटर तक। 1 मीटर ही 10⁻10 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। 1 मीटर ही होता है इतना 10⁻10 आर्मस्ट्रॉन्ग। और रेडियो वेव की वेवलेंथ कितनी थी? ग्रेटर देन 1 मीटर। चलो अब माइक्रोवेव बनती कैसे है? माइक्रोवेव बनती है प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, ठीक है। और इनका यूज होता है टेलीविजन,
एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन में एंड कुकिंग। माइक्रोवेव की जो हम खाना बनाते हैं माइक्रोवेव में, वो भी इन्हीं वेव्स की वजह से बनता है। चलो अब रेडियो वेव यूज होती है रेडियो या टीवी कम्युनिकेशन में। ठीक है, चलो इतना बहुत है इनके बारे में, माइक्रोवेव रेडियो के बारे में, और हमारा टॉपिक ये आज का यही खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।